So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, the Creative Minds Academy. So, this is part number 3 of series sample paper discussion for biology class 12. ठीक है, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को कवर किया था। पार्ट नंबर 1 में सेक्शन ए डिस्कस किया था, पार्ट नंबर बी में हमने सेक्शन बी को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज के नाम से, वहां से जाके आप दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम सेक्शन सी के साथ में सेक्शन डी को भी चेकआउट करेंगे। अब इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन नंबर सी, तो अगर आपने लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखी है, अगर देखी भी है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? सेक्शन सी के अंदर आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि जो सेक्शन सी है दैट इज ऑफ 21 मार्क्स। ठीक है, एंड जो सेक्शन डी है उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स ईच। 8 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। ठीक है, बेसिकली आज हम ये दोनों सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सेक्शन सी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, just a minute. Yes. So now question number 21. Suggest a suitable contraceptive device for the following cases with justification. यानी कि आपको कुछ पर्टिकुलर क्या दी हुई है, कंडीशंस दी हुई हैं। आपको बताना है इन 3 कंडीशंस के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विल वर्क बेस्ट। ओके, फर्स्ट वन इज मोहिनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कॉन्सेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि जो मोहिनी लेडी है, शी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस का रिस्क उनको नहीं लेना है। तो विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शुड दे यूज? सो दे शुड यूज कॉन्डोम्स। ओके, व्हाट दे डज इज, आपको बताना है किस तरीके से काम करेंगे या यही क्यों बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड स्पर्म्स इन द सर्विक्स। ठीक है, कॉन्सेप्शन किस तरीके से प्रिवेंट हो रहा है? बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किस तरीके से प्रिवेंट हो रहे हैं? बोथ बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एज वेल एज स्पर्म्स। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर बी, ललिता हैज 2 चिल्ड्रन एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो ललिता है उनके 2 बच्चे हैं एंड उनको और चिल्ड्रन नहीं चाहिए। ठीक है, सो विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शुड दे यूज? They should use surgical method such as tubectomy by her and vasectomy by her husband, as these are highly effective but irreversible methods. ठीक है, यानी कि अगर अभी एक जो है फैमिली है या एक कपल है, दे डू नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, तो दे कैन यूज बेसिकली सर्जिकल मेथड। अब उनका डिसएडवांटेज क्या होता है? दोज आर परमानेंट और दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, दोज आर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं? या तो जो ललिता है, ठीक है, दे कैन गो बाय सर्जिकल मेथड सच एज ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, जहां पे उनका फेलोपियन ट्यूब को टाई किया जाएगा एंड कट किया जाएगा एंड टाई किया जाएगा। और अदरवाइज क्या कर सकते हैं? उनके जो हस्बैंड है, ही कैन गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर वॉसेक्टोमी, जहां पे वॉस डिफरेंस को कट किया जाएगा एंड उसको टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, so these are highly effective but they are irreversible. Okay, okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। थर्ड ऑप्शन, गीता wants a contraceptive that she can take till she wants to avoid conception and can resume back to her fertile life without the intervention of the doctor. Also it should have a lower failure rate. अब इस केस में क्या कर सकते हैं? पिल्स, शी कैन यूज पिल्स। अब पिल्स क्या करती है? बेसिकली दे कंटेन प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इनका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सहेली। ठीक है, सहेली इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है। दीज आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है,
एंड दे कैन बी रिपीटेड एज लॉन्ग एज द फीमेल derives टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ये जो आपका क्वेश्चन था ये डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा हुआ था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एंड हर पार्ट में आपको 1 मार्क्स मिलता है, आप एक पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एंड इसमें क्या है ना, देखो हाफ मार्क्स आपको मेथड लिखने का मिल रहा है, हाफ मार्क्स आपको जो मिल रहा है वो जस्टिफिकेशन का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इन केस किसी को जस्टिफिकेशन नहीं भी आती तो भी आप अगर तीनों को करेक्टली मेंशन कर देते हो, ठीक है, तीनों कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को करेक्टली मेंशन कर देते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग 1.5 मार्क्स, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Given below is a figure showing transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through fallopian tube in a human female, ठीक है। अब ये देखो आपको जो डायग्राम दिखाया हुआ है, अगेन दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन सा चैप्टर है? दिस इज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देख रहे हो डायग्राम से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो डायग्राम्स आपके लिए कितने जरूरी है नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब इन अ ह्यूमन फीमेल। नाउ व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स शोन इन ए एंड सी स्टेज इन द फिगर गिवन बिलो। आपको बताना है जो सेल्स ए और सी फिगर के अंदर दिखाए हुए हैं उन सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी। ओके, व्हाट विल हैपन इफ कंपोनेंट एल, अब कंपोनेंट एल कहाँ पे है? दिस इज द कंपोनेंट एल, ठीक है। As shown in the figure G given below does not attach properly to the endometrium। अगर endometrial layer के साथ में जो component L है अगर वो properly attach नहीं होगा तो क्या होगा वो आपको बताना है। In a pregnant mother, case X, ठीक है, during early pregnancy the fertilized egg splits into two embryo at stage C shown in the figure given below, resulting in the formation of twins। Will the genome of cells of these two embryo exhibit variation? Justify your answer। अब आपको क्या बताना है, एक केस है केस नंबर एक्स जहां पे जो प्रेग्नेंट मदर है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो दो एम्ब्रियोस के अंदर स्टेज सी पे वो क्या हो जाता है, दो एम्ब्रियोस के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एंड क्या होता है वहां पर, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। अब देखो ट्विंस भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस एंड एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि विल द जीनोम ऑफ दीज टू एम्ब्रियोज एग्जिबिट वेरिएशन, यानी कि इन सेल्स का जो जीनोम है, ठीक है, बेसिकली जो जीनोम ऑफ सेल्स है इन दो एम्ब्रियोज का, क्या उनमें वेरिएशन होगी? अगर होगी तो भी आपको जस्टिफाई करना है, अगर नहीं होगी तो भी आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए आपको स्टेज नंबर 1 पे क्या देखने को मिल रहा है, ओवम देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ओवम देखने को मिल रहा है, फिर उसके बाद में एंट्री ऑफ स्पर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, बेसिकली ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवम क्या होता है, इट इज हैप्लॉइड, ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। तो हमको इनकी प्लॉइडी पता चल गई। अब अगर बात की जाए कंपोनेंट एल की, तो ये जो कंपोनेंट एल है ये क्या होता है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है बेसिकली, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब अगर ट्रोफोब्लास्ट प्रॉपरली अटैच नहीं होता ना एंड्रियम के एंडोमेट्रियम के साथ में, तो उस केस के अंदर क्या होता है, बेसिकली इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, ठीक है। यानी कि वहां पर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, दैट मीन्स वहां पर प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर अदर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या होगा, बेसिकली मैंने आपको ऊपर बोला कि एक होता है आइडेंटिकल ट्विन एंड एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं क्या होता है, कई बारी जो सेम जाइगोट होता है, ठीक है, जो सेम जाइगोट होता है
वो क्या करता है बेसिकली, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो सेम जाइगोट है वही क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कब डिवाइड हो जाता है बेसिकली, दो एम्ब्रियोस के अंदर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्लास्टोमेरिक स्टेज के ऊपर। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि वो सेम जायगोट से बने हैं, दोनों एम्ब्रियोस क्या है, सेम जायगोट से बने हैं, ठीक है, यानी कि एक एग एंड एक स्पर्म के फ्यूजन से बने हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ट्विन्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अब इस केस में भी क्या हो रहा है, अर्ली अर्ली एम्ब्रियोस के अंदर वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए, तो जो ट्विन्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका जो जिनोम होगा वो भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। व्हाई, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम जाइगोट। अब वो जो एम्ब्रियो है वो सेम जाइगोट से बना है, इसलिए जो दोनों ट्विन्स होंगे वो एक जैसे होंगे। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स किस केस में होते हैं, जनरली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक एग एंड एक स्पर्म ही क्या करता है, फ्यूज करता है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, मोर देन वन स्पर्म, मोर देन वन स्पर्म यानी कि दो स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, दो कंपैटिबल स्पर्म्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, दो एग्स के साथ में बेसिकली ओवम के साथ में फ्यूज करते हैं एंड वहां पर दो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो जो दोनों जाइगोट है वो सेपरेटली क्या करेंगे, दो अलग अलग एम्ब्रियोस के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली डेवलप करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उनका जो जिनोम होगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, उनका जो जिनोम होगा दैट विल बी डिफरेंट एंड वहां पर जो ट्विंस फॉर्मेशन होगा वो क्या होंगे, बेसिकली नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ठीक है, इसीलिए कई केसेस में बोला जाता है कि ये दोनों ट्विंस है, ठीक है, बट उनकी शक्लें नहीं मिल रही होती। ठीक है, उनके जो फेसेस होते हैं वो रिजेंबल नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। In Guinea pigs, black coat color G dominates over white and, ठीक है, अच्छा आप देखो, ब्लैक कोट कलर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल जी से, और व्हाइट कोट कलर को स्मॉल जी से। ठीक है, एंड ब्राउन आइज, अब ब्राउन आइज कैपिटल बी, ब्लू आइज को स्मॉल बी से। ओके, ठीक है, द एलियंस फॉर कोट कलर एंड आई कलर आर नॉट लिंक्ड। अब बोला हुआ है कि जो कोट कलर और आई कलर के जो एलियंस हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है। ठीक है, you have to tell the probability of offspring having blue eyes and a white coat if both parents are heterozygous for eye and coat color। यानी कि अगर इस तरीके से क्या करवा दिया जाए, उनका क्रॉस करवा दिया जाए, ठीक है, ये क्या होगा बेसिकली, डायहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल हो गया। क्यों यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है यूजिंग पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ बेसिकली, हेट्रोजाइगस मेल इज क्रॉस्ड विद हेट्रोजाइगस फीमेल। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इनके एलील्स का फॉर्मेशन करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये, ओके, नाउ दिस एंड दिस। ठीक है, अब इनको जब क्रॉस करेंगे तो वही यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको बताना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग ब्लू आईज। अब ब्लू आईज का मतलब, ब्लू आईज क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ब्लू आईज क्या है बेसिकली, रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि जिस केस में ये होगा वहां पर ब्लू आईज होंगी एंड व्हाइट कोट। अब व्हाइट कोट भी क्या है, वो भी बेसिकली रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि ये, ठीक है, ये जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली ब्लू आई और व्हाइट कोट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये जो है, अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो की बात करें तो वो कोई भी कैरेक्टर्स आप ले लो, रेशियो आती है 9:3:3:1। ये जो 1 होता है, 1/16, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट की जो रेशियो होती है दैट इज ऑलवेज 1:16। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बेसिकली क्या हो, बेसिकली कुछ डेविएशंस ना हो। ठीक है, नॉर्मल जो बेसिकली कंडीशंस होती है उनके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशो हो जाएगी दैट विल बी 1:16 और 6.25%। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे ना कि आपसे कौन से कैरेक्टर पूछे हुए हैं, आप यहाँ से उनका क्या करो बेसिकली,
देखो ठीक है, उसके बाद में आप रेशो को कंसीडर करोगे, आपको फिर वो पुनेट स्क्वायर से भी पता चल रहा है कि जो रेशो आएगी दैट विल बी 1:16, परसेंटेज विल बी 6.25%। ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग्स की बेसिकली क्या होगी, ब्लू आई एंड व्हाइट कोट कलर होगा, 6.25% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव ब्लू आई एंड व्हाइट कोट कलर। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। काफी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको आप इतना लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। आप परसेंटेज एंड रेशियो बता देंगे, उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली अगर आप परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगे, तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Next, we are moving on to the next question, question number 25. Now, shown below are certain aquatic vertebrates where natural selection has favored them to develop certain characteristics which enable them to live in water. अब यहाँ पे आपको कुछ aquatic vertebrates दिखाए हुए हैं जहां पे नेचुरल सिलेक्शन ने उनको हेल्प किया कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में जो उनको हेल्प करे कि वो पानी के अंदर रह सके। ठीक है, यहाँ पे आपको सैल्मन स्पीशीज दिखाई हुई है, शार्क, डॉल्फिन, सील, ब्लू व्हेल एंड इक्थियोसॉर। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय अबव एनिमल्स। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कौन सा फिनोमेना है जो इन एनिमल्स ने एग्जिबिट किया हुआ है एंड आपको उसको एक्सप्लेन करना है। Which one of the following is the most primitive one? ठीक है, ये जो आपको दिए हुए हैं अब एग्जांपल्स, आपको इनमें से बताना है सबसे प्रिमिटिव कौन है एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फिनोमिना, दे बेसिकली एग्जिबिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये सारा अभी हम लोग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इट वाज आल्सो फ्रॉम जेनेटिक्स एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम जेनेटिक्स। बेसिकली इवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम हेरिडिटी। ओके, नाउ बेसिकली क्या एग्जिबिट करते हैं, दे एग्जिबिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या एग्जिबिट करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली structures that are not anatomically similar to evolve are evolved to perform similar function adapted to the same habitat. ठीक है, the fins of salmon and shark, flippers of dolphin, seals and whales। देखो convergent evolution में क्या होता है, इवोल्यूशन दो टाइप की होती है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होती है, बेसिकली दो टाइप की होती है, वन इज कन्वर्जेंट एंड अनदर इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होती है, जहां पर वो स्ट्रक्चर या वो बॉडी पार्ट्स डिफरेंट स्पीशीज के जो स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली डिफरेंट है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी उनका फंक्शन सेम होता है। ठीक है, उनका जो फंक्शन होता है दे इवॉल्व इन सच अ वे कि वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि साल्मन और शार्क के अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन, सील्स एंड वेल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं। बट दोनों क्या कर रहे हैं, उनको किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज को स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, टू सर्वाइव इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, उसके अंदर हेल्प करे। ठीक है, सो बेसिकली एनाटॉमिकली डिफरेंट होने के बावजूद भी उनका जो फंक्शन है दैट इज सेम। ठीक है, one can say that it is the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive features in different group of organisms, but towards the same function. Hence, analogous structures are a result of convergent evolution. Very, very important line. This line is very, very important. Analogous structure, they are result of convergent evolution. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, जो सब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर। अब क्या होता है, बेसिकली एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नेचुरल सिलेक्शन हैज फेवर्ड देम टू डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इन्होंने क्या किया, बेसिकली या उस हैबिटेट, सेम हैबिटेट या एक जैसे हैबिटेट में रहने की वजह से इन्होंने सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स को सिलेक्ट किया।
दैट इज व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, द बेस्ट सूटेड जो होता है दैट इज एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स जो है वो सिलेक्ट हुए, एंड उन्होंने क्या किया, सेम फंक्शन परफॉर्म करने में ऑर्गेनिजम्स को हेल्प की। ठीक है, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर किस चीज में हेल्प करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, जहां पर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर ही क्या करते हैं, बेसिकली दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इनमें से जो प्रिमिटिव वन है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सबसे पुराना, ठीक है, पहले एग्जिस्ट करने वाला, तो दैट इज इक्थियोसोर। ठीक है, इक्थियोसॉर्स दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वन। Some of the land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. MYA का मतलब क्या होता है, million years ago। ठीक है, इक्थियोसॉर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थे, ठीक है, कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो दोबारा से एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर, वाटर के अंदर गए, एंड उन्होंने वहां पे फिश लाइक रेप्टाइल्स के अंदर इवॉल्व किया। एंड ये कब हुआ, प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो, पहले। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स पहले ये जो है बेसिकली फिनोमिना हैपन। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो फर्स्ट पार्ट था इसको आप आंसर करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आप सेकंड वाला आंसर करेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, जैसे ही आप इतना लिख दोगे ना, आप बता दोगे कि कौन सा इवोल्यूशन है, ठीक है, तो फिनोमेना आप बता दोगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आप जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको फिर 1 मार्क्स और मिल जाएंगे। ओके, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ दिस इज फ्रॉम microbes in human welfare। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर को यूट्यूब चैनल पे। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी भी बोला जाता है, ऑफ अ प्राइमरी एफ्लुएंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज रिड्यूस्ड। देखो क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान बीओडी रिड्यूस होता है प्राइमरी इफ्लुएंट का। किस तरीके से होता है वो सारी बात हमने यूट्यूब वीडियो में की हुई है। ठीक है, एल इज द प्रोसेस ऑफ हाउ दिस इज अचीव्ड। आपको बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। फ्लॉक्स एंड एक्टिवेटेड स्लज जो होते हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द बीओडी। किस तरीके से हेल्प करते हैं इसको देखते हैं। अच्छा, फ्लॉक्स होते क्या है, बेसिकली दीज आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच इज हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल मैशेस, फंगल फिलामेंट्स। फ्लॉक्स क्या करते हैं, बेसिकली दे फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, व्हाट दे डू, दे फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, बेसिकली मासेज ऑफ बैक्टीरिया जब फंगल और बैक्टीरियल फिलामेंट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं तो दे फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसी को फ्लॉक्स बोला जाता है। अब क्या किया जाता है, बेसिकली दीज आर यूज ड्यूरिंग द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इन द एरेशन टैंक। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उस दौरान क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है, एरेशन टैंक में। अब जो एरेशन टैंक होता है, जो एरेशन टैंक होता है वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होता है। ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, काफी हाई। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज एरेशन टैंक। तो क्या होता है, बेसिकली इनको वहां पर यूज किया जाता है ताकि वहां पे क्या हो सके, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज होगा, दैट मीन्स जो वो माइक्रोब्स वहां पर प्रेजेंट है क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको माइक्रोबियल बायोमास में कन्वर्ट करेंगे, एंड वहां पर मिनरल्स रिलीज करेंगे। जब ये सब होगा तो वहां पर बीओडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली कम हो जाएगा। एज द बीओडी ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस टू 1% ऑफ रॉ सीवेज, जब बीओडी को 1% ऑफ रॉ सीवेज के अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद में इट इज पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। फिर उसको कहाँ पे
लेके जाया जाता है या उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक्स में क्या होता है, ये जो फ्लॉक्स होते हैं दे अंडरगो सेडिमेंटेशन। ओके, व्हाट दे अंडरगो सेडिमेंटेशन। ओके, अब फ्लॉक्स का यहाँ पे हो गया। अब एक्टिवेटेड स्लज, द सेडिमेंट ऑफ सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब जो फ्लॉक्स थे जिनको सेडिमेंट होने के लिए, ठीक है, सेटल डाउन हो गए, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या करता है, इट एक्ट्स एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब क्या होता है, इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर मटेरियल। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, ठीक है, क्या करता है बेसिकली, इट एक्ट्स एज इनोक्यूलम इन एरेशन टैंक। ठीक है, थोड़ा सा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको एरेशन टैंक्स के अंदर डाला जाएगा। अब वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे दोबारा से ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद में फिर वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे, ऐसी साइकिल चलती रहती है। द रिमेनिंग पार्ट इज पास्ड इनटू लार्ज टैंक्स जिनको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोला जाता है। ठीक है, अब जो बाकी का एक्टिवेटेड स्लज है वो कहाँ पे जाएगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, या प्रेजेंट नहीं होगी या बहुत कम होती है। एनारोबिक का मतलब ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, वो ऑर्गेनिक मैटर को भी डाइजेस्ट करेंगे एंड एरोबिक माइक्रोब्स को भी डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स का भी डाइजेशन हो रहा है और ऑर्गेनिक मास का भी डाइजेशन हो रहा है। द रिमेनिंग स्लज इज यूज्ड एज मेन्योर और कंपोस्ट। जो बचा हुआ स्लज होता है उसको मेन्योर या कंपोस्ट की तरह यूज किया जाता है। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अंदर बस आपको दोनों को एक्सप्लेन करना था, ज्यादा इसमें भी कुछ वो नहीं था। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, एक्सपेंड एलाइजा। अच्छा, एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, what principle is ELISA test based, it is based on antigen antibody interaction। ये सारा भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, it is based on antigen antibody interaction। 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ पे। देख रहे हो आप कितना इजी है सीबीएसई के अंदर मार्क्स स्कोर करना। लिस्ट 2 ways by which an infection can be detected by this test। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको 2 तरीके बताने हैं जहां से या जिस तरीके से एलाइसा टेस्ट की हेल्प से इन्फेक्शन डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, बेसिकली डिटेक्ट किया जाता है। अगर उनको डिटेक्ट किया जाएगा तो वहां पर क्या हो सकता है, बेसिकली उस तरीके से हम लोग एलाइसा को यूज कर रहे हैं, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या होगा, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट पैथोजन आर डिटेक्टेड, यानी कि या तो आप एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हो या फिर पैथोजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है आप उनको बेसिकली डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है, यही हमको 2 वेज भी बता रहा है किस तरीके से हम लोग इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलाइसा। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, आप एक लिखोगे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, आपको सेकंड पॉइंट लिखोगे आपको हाफ मार्क्स और मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ जापान फॉर द ईयर 1950, 2007 and on the basis of estimated values for 250 have been shown below to answer the questions that follow। यहाँ पे आपको चेंजेस इन पॉपुलेशन पिरामिड दिखाए हुए हैं, कहाँ पे, जापान के। कब कब के दिखाए हुए हैं, 1950, 2007 एंड 2050। ठीक है, अब आपको ग्रोथ स्टेटस बताना है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ एज पिरामिड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली एज दिखाई हुई है। ठीक है, एंड इधर आपको पॉपुलेशन दिखाई हुई है। ठीक है, आपको ग्रोथ स्टेटस बताना है। ठीक है,
What insights can you gain about their population dynamic? Again, this question is easy. ठीक है, देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर बात की जाए 1950 की, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंडिंग है। एक्सपैंडिंग क्यों है? बेसिकली वहां पर यंग इंडिविजुअल्स क्या है, वो हाई है नंबर में। ठीक है, देखो आप, जो यंग इंडिविजुअल्स है वो काफी हाई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये है वहां पर, ये सजेस्ट कर रही है पॉपुलेशन कि वहां पर जो बर्थ रेट है वो काफी हाई है। ठीक है, एंड अब क्या होगा, यंग इंडिविजुअल जो है वो धीरे 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 करके जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाएंगे, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये जो एज पिरामिड है, दैट इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, दैट इज शोइंग एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। 2007 के अंदर इट इज शोइंग स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन का बेसिकली आपको यहाँ पर पिरामिड दिखा रहा है। व्हाई? बिकॉज जो पिरामिड है, ठीक है, इट नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, इट सिग्निफाइज अ लोअर पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल। जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन लोअर देखने को मिल रही है इस केस में। By 2007, the population was more stable with the number of pre-reproductive and reproductive। अब pre-reproductive और reproductive age के जो इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, अच्छा इसको ना बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज शोइंग स्टेबल पॉपुलेशन। 2050 के अंदर ये डिक्लाइनिंग है, देखो डिक्लाइनिंग है यहाँ पे। क्यों? बेसिकली क्योंकि यंग इंडिविजुअल्स का नंबर कम है। ठीक है, ये जो है बेसिकली, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर है, ज्यादा है, बट जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, ओल्ड एज में है, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उनका नंबर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसको अनशेप्ड पिरामिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनशेप्ड पिरामिड। यहाँ पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। व्हाई? बिकॉज बर्थ रेट इज वेरी लेस एंड पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल विल इंक्रीज। ठीक है, बर्थ रेट कम है, एल्डरली पीपल की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनशेप्ड पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको अनशेप्ड पिरामिड यहाँ पर बोलते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ इसी के साथ में हमने सेक्शन नंबर सी को यहाँ पे रैप अप कर लिया। ठीक है, ये जो सेक्शन था आपका 21 मार्क्स का था। ठीक है, कितने मार्क्स का सेक्शन था? 21 मार्क्स का। 7 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी को, जहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है आपको? केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये जो सेक्शन है दिस इज ऑफ 8 मार्क्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 29। गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्रूट्स एंड सीड्स। अच्छा, यहाँ पे आपको फ्रूट, PQRS, एंड यहाँ पे आपको फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, पी के अंदर न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियोस। ओके, क्यू के अंदर ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, आर के अंदर थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। एस के अंदर ओवरी मेच्योर्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब एस के अंदर ओवरी मेच्योर्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनका जस्टिफिकेशन करना है, उनको आंसर करना है। How many embryo sacs will be present in each ovule of S before maturation? And how many eggs will be present in each embryo sac when the embryo sac is developed from a single megaspore? यानी कि आपसे ये पूछा हुआ है, ओव्यूल ऑफ एस जो है, ठीक है, जो फ्रूट एस है, आपको बताना है ओव्यूल ऑफ एस के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर, ठीक है, फ्रूट एस के एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होंगे मैच्योरेशन के पहले, एंड हाउ मेनी एग्स विल बी प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो सैक जब
सिंगल मेगास्पोर से, ठीक है, जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा तो आपको बताना है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर है, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने एग्स प्रेजेंट, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो अब क्या होता है, ईच ओव्यूल के अंदर वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा एंड वन एग इज प्रेजेंट इन ईच एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग प्रेजेंट होगा व्हेन एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, ठीक है, यानी कि ओव्यूल के अंदर भी क्या होंगे, बेसिकली वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा एंड हर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग प्रेजेंट होगा, ठीक है, कब, जब एम्ब्रियो सैक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप कर रहे हैं। ओके, नाउ बी पार्ट क्या है, विच ऑफ द दीज फ्रूट्स, देखो इसके अंदर कुछ समझने जैसा नहीं है, काफी सिंपल पार्ट था, ठीक है, नाउ विच ऑफ दीज फ्रूट्स एग्जिबिट पॉली एम्ब्रियोनी, विल देयर एम्ब्रियोज एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन, जस्टिफाई। अब आपको बताना है कि ये जो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से फ्रूट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होगा, फिनोमिना प्रेजेंट होगा एंड क्या उनके एम्ब्रियोज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होगा या नहीं होगा, आपको जस्टिफाई करना। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर पी जो होगा इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली पॉली एम्ब्रियोनी का फिनोमिना देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज जो एम्ब्रियो सैक को न्यूसेलर सेल सराउंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोज के अंदर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ड्यू टू अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, वहां पर क्या होगा बेसिकली, ड्यू टू अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होगा। embryos develop from nucellar cells by apomixis, it is a form of asexual reproduction, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियोस फॉर्म हो रहे हैं वो न्यूसेलर सेल से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज हैपनिंग बाय एपोमिक्सिस, ठीक है, अब एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर के जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, जस्ट अ मिनट, यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। ओके, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इन द अबव केस, अब आपको बताना है इस केस के अंदर प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या होगा, एम्ब्रियो जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर भी जो सेल्स ऑफ एम्ब्रियो होंगे एज दे आर डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल्स, जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं, these are diploid and because these are diploid, तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होंगे यहाँ पर they will also be diploid, okay, they will also be diploid, okay, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेसिकली, ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर आपने ये अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, ये आपने अटेम्प्ट कर दिया, अब आपके बाद में इसके अंदर 3 मार्क्स तो ये हो गए आपके, अब आपको या तो सी पार्ट अटेम्प्ट करना है, आपको डी पार्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, देखते हैं, विच ऑफ दीज फ्रूट्स कैन बी कंसीडर्ड एज पार्थिनोकार्पिक, आपको रीजन बताना, अब इनमें से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होंगे, तो वो आर होगा, वाई, सॉरी, बेसिकली क्यू होगा, ठीक है, क्यू होगा, अभी देखते हैं इसको, एंड विच ऑफ द फ्रूट पी क्यू आर एस इज अ ट्रू फ्रूट विद सीड्स, गिव रीजन, आपको क्या बताना है बेसिकली, पी क्यू आर एस में से कौन सा जो है वो टू फ्रूट होगा जिसके अंदर सीड्स भी प्रेजेंट होंगे, उसका भी आपको रीजन, ठीक है। अब अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, फ्रूट इज डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रूट इज डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रोथ हॉर्मोन्स को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, जो फ्रूट होंगे दैट विल बी सीडलेस, ठीक है, दैट विल बी सीडलेस एंड वो क्या हो जाएंगे, पार्थिनो कार्पी एग्जिबिट करेंगे। अब अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है, तो यहाँ पर एस के अंदर क्या हुआ, ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ओवरी ही क्या कर रही है, इट इज डेवलपिंग इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसलिए ये क्या होगा बेसिकली, ट्रू फ्रूट होगा, व्हाई, बिकॉज जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम
ripened ovary after fertilization, and fertilized ovules जो होते हैं वो क्या करते हैं, they mature into seeds. ओके ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। The graph below shows antibody concentration in young calves. Study the graph and answer the question that follow. अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया हुआ है, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन दिखाई हुई है विद टाइम, ठीक है, यंग काव्स के अंदर। आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है एंड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैसिव इम्यूनिटी दिखाई है, ये हाई रिस्क पीरियड है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, विच इज बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यूनिटी इज कोलोस्ट्रम की वजह से। What do you think is the difference between passive and active immunity in this case? अब आपको बताना है इस केस के अंदर पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम कोलोस्ट्रम, ठीक है, दोज आर यूज। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली जो इम्यून सिस्टम से नहीं आ रही, वहां पे एंटीबॉडीज जो है वो बेसिकली यूज की जा रही है, ठीक है। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम कोलोस्ट्रम आर यूज। अब ये क्या होगी, इट विल बी लेस इफेक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, लेस इफेक्टिव होती है, यहाँ पे कोई भी मेमोरी सेल इन्वॉल्व नहीं होते एंड इट इज ट्रांजिएंट। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज मेड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है होस्ट के अंदर, वहां पे लैग फेज भी आता है, ठीक है, एंड इट इज मेमोरी बेस्ड। लैग फेज क्या होता है, जहां पे बेसिकली एक होता है लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, ठीक है। तो लैग फेज क्या होता है, बेसिकली जहां पर इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, इट इज अ स्लो फेज बेसिकली, ठीक है। इट इज मेमोरी बेस्ड, ठीक है, यानी कि अगर एक बारी किसी एंटीजन से बॉडी का इंटरेक्शन हो गया है, ठीक है, तो वहां पर वो मेमोरी सेल्स जो है वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर या एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से प्रेजेंट हो गए ऑलरेडी, ठीक है। तो इट इज memory based and it is largely effective. It is largely effective. Now, what kind of immunity will be observed when a vaccine is administered to the calf? अब देखो वैक्सीन जब एडमिनिस्टर की जाएगी, यानी कि वहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज जो बेसिकली देखो, what kind of antibodies will be observed when a vaccine is administered to the calf and why, ठीक है, आपको बताना है कौन सी इम्यूनिटी यहाँ पर ऑब्जर्व की जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी ऑब्जर्व करेंगे, क्यों, as the vaccine contain a weakened or inactivated form of pathogen or microbe which is harmless but still recognized by the immune system as foreign। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर जो वैक्सीन होता है ना, इट कंटेन्स वीकेंड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, ठीक है। अब वो क्या होती है, बेसिकली ये जो फॉर्म होती है इट इज इनएक्टिव, ठीक है, इट इज इनएक्टिव एंड इट इज हार्मलेस, बट जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एज फॉरेन, ठीक है, ठीक है, एज फॉरेन। बेसिकली उसको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब इम्यून सिस्टम वहां पर क्या करता है, इट रिस्पॉन्ड्स बाय एक्टिवेटिंग लिम्फोसाइट्स, वहां पे लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे। जब लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो वहां पर स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी, जो उस पैथोजन को फाइट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली वहां पर मेमोरी सेल्स इसी वजह से फॉर्म हो जाएंगे, मेमोरी सेल्स फॉर्म हो गए, दैट मीन्स वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलती है बाय रिमेम्बरिंग टू फाइट दिस पैथोजन इफ द बॉडी इज, इफ द पर्सन is exposed again to that particular type of antigen, pathogen और microbe, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी सेल्स क्रिएट हो गए, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको याद रखेगी, ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, वहां पे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इस तरीके से मिलती है, ठीक है। तो जब भी वैक्सीन जो है वो बेसिकली एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो इस केस के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसका एग्जाम्पल होता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडीमेड दी जा रही है एंटीबॉडीज, तो इसलिए वहां पे पैसिव इम्यूनिटी लिखाते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव इम्यूनिटी। वाई, बिकॉज वहां पर क्या किया जा रहा है, वीकेंड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म दी जा रही है, ठीक है, जिसको बॉडी एज फॉरेन रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में वहां पर उसके अगेंस्ट क्या करती है, बेसिकली एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को मिलती है। ओके ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके अंदर भी आपको या तो सी पार्ट अटेम्प्ट करना है या फिर डी पार्ट।
व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड डज पैसिव इम्यूनिटी शो एंड व्हाई? अब पैसिव इम्यूनिटी किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो कर रही है एंड व्हाई, क्यों? तो क्या हो रहा है बेसिकली, इट पीक्स एट डे वन। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इट विल पीक एट डे वन, ठीक है, यानी कि उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो डे वन पे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में इट विल डिक्लाइन, ठीक है, एज द एंटीबॉडीज आर यूज्ड अप टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस, या फिर वहां पर मेमोरी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए एक्टिव होती है, ठीक है, बट उसके बाद में जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। क्यों डिक्लाइन कर जाती है? बेसिकली क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो यूज अप हो गई ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो सके अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, बट वहां पर कोई भी मेमोरी सेल्स फॉर्म नहीं होते। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, why does active immunity starts after 14 days as per the above graph? अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज डे वन, दिस इज डे 14। मैंने आपको बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एक लैग फेज होता है, दिस इज अ डेवलपमेंट फेज, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि वो 14 डेज क्यों ले रही है डेवलप करने में, ठीक है। इट इज स्लो, ठीक है, एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो फेज होता है यहाँ पर ये लैग फेज होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होते हैं, इट इज स्लो, ठीक है, बट इट इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। इट इज मोर इफेक्टिव एंड क्योंकि उसको अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना है इसीलिए इट विल टेक टाइम टू डेवलप। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने आज की इस वीडियो के साथ सेक्शन सी और सेक्शन डी भी कवर कर लिया। अब सिर्फ हमारा सेक्शन ई बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर सीरीज के लास्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the last part of this particular series. Till then, keep learning.